बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं हमारे सारे मेहमानों के साथ। आइए अब जरा वक्फ बिल की बात कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के अब इस सत्र में जब हो सकता है सरकार आगे बढ़े, उसको पेश करे और उसको पास कराने की कोशिश करे। अभी तक उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी जब ये जेपीसी के पास था बिल, उतनी चर्चा हुई। अब लेकिन जो मुस्लिम संगठन है उनको लग रहा है कि अब ये आखिरी वक्त आ गया है सरकार के ऊपर, सरकार की सहयोगी पार्टियों के ऊपर, और सारे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जाए कि दबाव बनाकर के इस बिल को किसी तरह पास होने से रोक लिया जाए। जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है पार्लियामेंट में। जिस दिन पिछले इस बजट सत्र के पिछले हिस्से में जब वो स्पीकर को दी गई थी, उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था। अब देखें, अब ये अभी लगभग 1 महीना करीब है, इसमें क्या सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करती है। कोशिश अगर करेगी तो जाहिर उसको अपने सहयोगियों के साथ की ज़रूरत होगी, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मौजूद हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो, और या ऐसे ही और जितने तमाम मुस्लिम संगठन हैं, इन्होंने देश भर के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों की जायदादों को हड़पने की कोशिश सरकार कर रही है। इससे ज़्यादा और इस बिल का कोई मकसद नहीं है। और अब वो खुलकर ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार खास तौर पर सरकार पर दबाव बनाकर इस बिल को पास होने से रोकें। तो नीतीश कुमार की भूमिका यहाँ भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आज का एक अपडेट आपको देता हूँ। आज एक तो दिल्ली के अंदर एक बड़ी इफ्तार पार्टी रखी गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और उसमें सारे बड़े विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया है। मुद्दा यही है, इफ्तार ज़रूर रमज़ान का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल चर्चा ज़्यादा हो रही है इस इफ्तार पार्टी को लेकर के। तो वहाँ कौन कौन पहुँचता है ये भी हमको देखना पड़ेगा। ख़ास तौर पर क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी पार्टी से भी कोई व्यक्ति उस आज की इफ्तार पार्टी में जाता है या नहीं। एक दूसरा, लखनऊ के एक बड़े शिया मौलाना हैं, मौलाना कल्बे जव्वाद, और उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया जो बड़ा विवादों में है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के साथ एक धोखा है। जो जेपीसी बनाई गई थी इसको लेकर के, वो भी एक किस्म का धोखा ही था और हम इसके खिलाफ हैं। फिर आगे उन्होंने जो कहा उस पर विवाद हो गया कि सरकार अगर कहती है कि गरीबों की वो मदद करना चाहती है तो मंदिरों के सोने को देखे ना। मंदिरों के पास इतना सोना है, टनों टन। उस सोने से चाहे तो गरीब हिंदुओं की कितनी मदद हो सकती है तो बांट दिया जाए गरीबों के अंदर। फिर 13 तारीख को, यानी कि परसों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और ऐसे तमाम मुस्लिम नेताओं ने एक प्रदर्शन की कॉल दी हुई है। जंतर मंतर पर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और दिल्ली के हार्ट ऑफ दिल्ली के बीच में जब वो एक प्रदर्शन होगा तो वहाँ से वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। जो जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी साहब हैं अध्यक्ष, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि ये बिल इस मुकाम तक पहुंच गया, ये जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, यहाँ फिर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू निशाने पे, इनकी मिली भगत के बावजूद नहीं हो, मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता था। तो वो एक किस्म का दोष अभी से उनके ऊपर डाल रहे हैं कि अगर ये बिल पास कहीं ना कहीं अगर ये हो गया तो आप जवाबदेह होंगे। तो ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही है। मैं आपको 2 बयान सुना रहा हूँ, मौलाना कल्बे जव्वाद और अरशद मदनी। मिनिस्टर तो ने कहा, अरे गरीबों की मदद की जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो गरीबों की मदद होगी। तो मैं कहता हूं कि उसके वक्फ बोर्ड के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मंदिरों की है, और 1000 टन सोना जो है मंदिरों के अंदर छुपा हुआ है, उसको आप निकालिए और हिंदू जो निर्धन उनको बांटिए, मुसलमानों को ना दीजिए, हिंदू गरीबों को दीजिए। सारे निर्धन हिंदू जो है धनवान हो जाएंगे। इतना सोना मंदिरों के अंदर, क्योंकि 400 किलो सोना सिर्फ एक मंदिर से चोरी हुआ था। और दूसरी चीज ये है, इससे अंदाजा कीजिए, महमूद गजनवी जो काबुल से आया था, वो एक मंदिर लूटने आया था, सोमनाथ, एक मंदिर। इसका मतलब है एक मंदिर में इतना सोना था। ये लगता है कि गैर जमहूरी पार्टियां जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि ख़ास तरीक़े पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मज़हब पर भरोसा करते हुए ज़िंदा न रहने दिया जाए। हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और जिस दर्जे के अंदर भी हम एहतजाज कर सकते हैं, जमहूरी और आईनी हक़ को सामने रखते हुए हम एहतजाज करेंगे। अब ये इरादा किया है
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। तो ये आप कह सकते हैं कि इन मुस्लिम संगठनों की तरफ से आखिरी पुश, आखिरी कोशिश इस बिल को रोकने की जा रही है। लेकिन पहले ज़रा मौलाना कल्बे जब्बार साहब की बात की चर्चा कर लें। इनमें मुसलमानों की चिंता छोड़ें सरकार, इतने करोड़ों हिंदू गरीब लोग हैं, मंदिरों का सोना बांट दिया जाए, लगा दिया जाए सोना गरीबों की मदद करने के लिए। नहीं, एक तो ये कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितना लालची गोरी गजनी थे उतने ही लालची भारत के मौलाना अभी तक हैं हिंदू मंदिरों को लेकर। उतने ही लालची हैं, उतने ही विचार उनके उसी तरह के हैं जैसे आक्रांताओं के थे। और ये खतरनाक है। इस देश के मुसलमान को भारत के मुसलमान की तरह सोचना सीखना चाहिए। देश का बड़ा वर्ग मुसलमानों को वैसे ही सोचता है, लेकिन ये कुछ मुसलमान मौलाना हैं जो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो आक्रांता थे उनकी तरह सोचे और हिंदू मंदिरों के उस सोने पर नजर डालें जो भगवान को समर्पित की जाती है। क्या ये वक्फ का कोई कानून ये हिंदुओं की गरीबी दूर करने के लिए? ये जो इंप्रेशन दे रहे हैं, जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई इससे देश की गरीबी और भी नहीं दूर होनी भैया। ये जो फर्जीवाड़ा तुमने चला रखा है, ये जो गरीब मुसलमानों के हक पर तुम हमला कर रहे हो, उसको दूर करने के लिए है। ये जो इसके नाम पर सत्ता पोषित मुसलमान ठेकेदारी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए। जहां तक गरीबी दूर करने की बात है, उसके लिए सरकार के कार्यक्रम होते हैं। सरकार उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। मुसलमान भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, लेकिन वहां तो कहा ही ये जाता है ना कि हम अल्लाह के लिए इसलिए दे रहे हैं जिससे जो यतीम हैं, गरीब गुरबा हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनका भला होगा। ये क्यों रियल एस्टेट प्रॉपर्टी? लेकिन अभी आपने भी कहा ना, सोना मंदिरों का हुआ है जो लोगों ने, श्रद्धालुओं ने भगवान को चढ़ाया, चढ़ावे पे दिया है। तो वो भी वही कहते हैं कि अल्लाह को दी हुई हमारी संपत्ति है, इस पर नजर न डाले सरकार। मैं कहता रहा हूं कि सरकार नजर डाले हुए ना, टेम्पल को गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर कीजिए। ये हिंदुओं की संपत्ति है भाई, मंदिर तय करेगा ना। अगर किसी मस्जिद के पास कोई जमीन है, मस्जिद के पास कोई सोना है, मस्जिद के पास, अच्छा पता नहीं वहां सोना वोना क्यों नहीं जाता है, बीवी देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो पाता है। लेकिन ये आप अगर आपके पास है तो आप कहिए ना कि हम उससे भला कर रहे हैं। ये दोनों का फर्क है, इसको समझना चाहिए। और गवर्नमेंट कंट्रोल से हिंदू टेम्पल्स को बाहर लाने की मांग बार बार होती रही है। हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतना उनके पास धन धान्य संपदा है, वो हिंदुओं की है, वो उनको वापस जानी चाहिए। अब कहना मंदिर तो मैंने सरकारी कर रही है, यहाँ फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? अब मंदिरों का सोना जो है, पहले उस पर सरकार देखे क्या करना है, फिर वक्फ की बात करे, ये मांग है। ये एक तरह से इलॉजिकल डिबेट जैसे होता है कि आप फिर वही वाली बात होगी। अभी बात हो रही है मंदिरों का कंट्रोल पर। यदि हम उसकी भी बात करेंगे कि मंदिरों का कंट्रोल सरकार फ्री कर दे, तो फिर वो वक्फ बोर्ड की बात ही क्यों कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे बिल लाने की? वो भी तो वही है उस तरह से। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि लास्ट पुश पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बिल पर किस तरह से एक दबाव बनाया जाए राजनीतिक। इसका कोई मायने नहीं, मतलब इस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं कि मंदिरों का सोना दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आज मसला वो नहीं है, मसला है कि वक्फ बोर्ड को लेकर। और मैं बार बार इस बात से समझता हूँ कि ये सरकार वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस बात को कन्विंस करने में, कम्युनिकेट करने में नाकाम रही है, पूरी तरह से नाकाम रही है। ये पॉलिटिकल इशू की तरह से मत देखिए कि नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार को, मुसलमानों को, बिरादरी को, कम्युनिटी को, उनके जो भी लीडर्स हैं, उनको इस बात, जैसे 3 तलाक का हुआ, 3 तलाक के लिए एक तरह से कम्युनिकेट किया ना, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि वक्फ बिल भी यदि हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि वो एक ठीक तरह से कम्युनिकेट करे इतनी बड़ी आबादी को कि वो उनके खिलाफ नहीं है। दरअसल ये इससे भी उलट है, उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो पसमानदा, गरीब, पिछड़े मुसलमान हैं, उनके हितों के लिए ये कानून है। सरकार की सारी कोशिशों के बाद, जेपीसी के बाद भी मुसलमान सहमत नहीं है इस बिल से। मैं ये कह रहा हूँ कोशिश ही उस तरह से नहीं हुई है। ठीक है। हाँ, कल्वे जवाद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सोना गरीबों में बांट देना चाहिए। कल्वे जवाद इस बात का तो जवाब दे कि जब बाबरी मस्जिद पे जब अयोध्या के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो 5 एकड़ जमीन दी थी ना उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अयोध्या का तो भव्य मंदिर बन गया, वहाँ पे समय हो गया, उस मस्जिद बनी क्या जो 5 एकड़ जमीन दी थी? क्या मुस्लिम समुदाय ने पैसा इकट्ठा करके मस्जिद बनाई उस जगह पे? कल्वे जवाद उसकी चिंता करें ना कि आपको जो 5 एकड़ जमीन दी थी, क्या वहाँ पर आपके समुदाय ने और आपने मिलकर वहाँ मस्जिद बनाई? अभी तक आप अपने लिए जो जमीन वहाँ बना नहीं रहे हो,
आप कह रहे हो कि हिंदू जमीन को हिंदू मंदिरों के पास जो सोना है वह सरकार वो बांट उनका दे। ये कहने का तरीका है कि भाई हमारे मामलों में दखल मत दो, तुम हिंदुओं की चिंता करो। ठीक है, अब वो जो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं और जो चंद्रबाबू नायडू से उम्मीद कर रहे हैं कि वो समर्थन करेंगे, लोकसभा में तो चर्चा हुई थी ना इसके ऊपर, किस तरीके से लल्लन सिंह ने इसका समर्थन किया था, किस तरह का चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर चुके हैं, खुलकर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया है, खुलकर नीतीश कुमार की पार्टी वक्फ बिल के समर्थन में आ चुकी है। अब ये उम्मीद करना कि नीतीश कुमार को आप सेकुलर समझ के कह दोगे, नीतीश कुमार ने वही निर्णय लिया है जो बिहार की जनता चाहती है, जो उसकी पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं, और मुझे लग रहा है चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का खुला समर्थन केंद्र सरकार के साथ है, और सरकार इसी सेशन के अंदर ये बिल लेकर आने वाली है। आपको लगता है सरकार के अंदर या सरकार बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के अंदर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको उबलते रहने दो इस मामले को, मतलब लेकिन उबाल पूरा नहीं लाने देना है, दूध को मतलब सिम पर करके छोड़ दो? ये मसला भी वो सीए टाइप हो गया है, क्योंकि जितना इस पे ये जुलूस धरना प्रदर्शन करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। आप याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली, विजय जी को याद होगा, हम लोगों को याद है, उस वक्त 1989 की बात है, 89 की, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई थी, वो मार्च हुआ था लाल किले से लेकर के और बोट क्लब तक, और उसके बाद काफ़ी 5-7 लाख लोग आए थे, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उसको ज़्यादा ताकत मिली और गति मिली, क्योंकि वही पोलराइजेशन जब होता है तो फिर काउंटर भी होता है। और ये अच्छी बात आपने दिलाई, ये दिल्ली के अंदर होने वाला पहला बड़ा प्रोटेस्ट तो होगा, ये बड़ा प्रोटेस्ट उसके बाद जिस तरह का है, ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें सारे ये मौलाना लोग, उलेमा लोग, इनके सब लीड करेंगे। उस वक्त सैयद शहाबुद्दीन हुआ करते थे उसके लीडर जी। वो तो बहुत मौलाना उलेमा नहीं थे, वो तो बड़े इस्लामिक विद्वान थे, स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, IFS थे, और उनकी आवाज़ सुनी जाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद ये बड़ा प्रोटेस्ट अब होगा, CA वगैरह में धरने हुए जगह जगह, शाहीन बाग में हुआ, यहाँ हुआ जगह, लेकिन एक पूरा यूनाइटेड प्रोटेस्ट जो है अब हो रहा है उसके बाद। तो मुझे लगता है कि सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से इससे कोई नुकसान नहीं है, उनको तो ये ठीक है जितना। नहीं, लेकिन क्या सरकार इस सरकार इसका मतलब ये नहीं है ना कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रदर्शन पर तो कोई एतराज किसी को मैं नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूँ उसका। नहीं, क्या आवाज उठानी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार इस मामले को अभी आने वाले कई महीनों तक टालने वाली है या इस सत्र में आगे बढ़ सकती है? नहीं, सरकार देखिए, अभी तो सरकार देखेगी कि बिहार चुनाव पे इसका क्या असर पड़ता, बंगाल चुनाव पे क्या असर पड़ता, उस हिसाब से अपना नीतीश फैसला कुमार करेगी। क्या ये रिस्क लेंगे कि चुनाव से पहले नीतीश मुसलमानों को कुमार- नाराज कर दिया नीतीश जाए? कुमार के सामने धर्म संकट तो पैदा होगा, ये धर्म संकट चंद्रबाबू के सामने भी पैदा होगा, लेकिन वहाँ भी चुनाव नहीं है, इलेक्शन बहुत दूर है अभी। दूर है, लेकिन वहाँ भी AIMIM के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए चंद्रबाबू से मुश्किल संपर्क होगी। किया है और कहा है कि भाई इस पे आप जो स्टैंड लीजिए। तो ये कोशिश होगी, चिराग पासवान के लिए भी संकट होगा, वो भी सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी मानते हैं, तो ये दिक्कत तो आएगी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार को और इन उलेमाओं को भी सड़क पर उतरने से पहले एक बार संवाद करना चाहिए, क्योंकि ये मसला संवेदनशील मसला है। दो बात आपने कही कि अब ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा यहाँ से बहुत कुछ साफ होगा हाँ। कि आगे ये और इस मुझे मामले लगता को है कितना बढ़ाने के लिए ये मौलाना लोग तैयार हैं। ये देखिए, इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी होंगे, क्योंकि जिस तरह ये लोग ले जाएंगे इस मुद्दे को उठा करके, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय, तो सरकार भी इस बात को समझती है कि संवेदनशील मुद्दा है, तो एक संवाद जरूर इसलिए करना मैंने चाहिए। पूछा क्या बीजेपी और JDU जैसे सहयोगी दलों के बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई ये मामला अभी हमको एक अंजाम तक नहीं पहुंचाना है? नहीं, देखिए, बिल पास कराएं, टाल दें, ये एक अलग विषय हो गया। चुनाव के लिए कितने दिन तक छोड़ देना है, बिहार का चुनाव देख लेना है। अगर बिहार के चुनाव में छोड़ भी देंगे तो भी जिसको विरोध करना है करेगा ही, वो मुसलमान खड़ा होकर बोलेगा ही, वो मौलाना तकरीर करेगा ही। बिहार के बाद फिर दूसरा चुनाव है, इसमें फिर कोई आसाम है, तमिलनाडु, बिल्कुल, बंगाल के इसमें चुनाव कोई है, कसर तो परिषद रहने वाली चुनाव नहीं है। मूल बात क्या है? अभी विनोद जी ने कहा कि इसका अंतर्राष्ट्रीय भी आयाम है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय आयाम हो गया? मैं अंतर्राष्ट्रीय वो भाई बनाएंगे। इसका क्या लेने देना है किसी से? ये भारत में वक्फ का कानून है भैया, तुर्की तक का तो कानून नहीं इस तरह का, ये ईरान इराक में इस तरह का कानून नहीं। फिर कोई कहता है कि वो तो मुस्लिम देश है, तो क्या यहाँ हिंदुओं के लिए ऐसा कोई कानून है क्या? ये तो हिंदू देश है। अगर आप उस लॉजिक पे जाएंगे, हमने तो तय किया ना कि हम सब के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग समान नागरिक हैं। फिर ये मौलाना कहां से खड़ा होकर कहता है कि हमारी जमीन संसद की हो गई, हमारी जमीन एयरपोर्ट की हो हमारे इस गई? ये नहीं पोजीशन हो में है सकता। कि इस बिल का समर्थन कर दें। अब जब एक्चुअल अगर वोटिंग की नौबत कर आती दिया है तो सर। करना ही पड़ेगा, कोई करना ही विकल्प नहीं। पड़ेगा। भारत का मानस इस तरह के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कृत्यों के खिलाफ है। वक्फ का जो बोर्ड है ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक, इसको रद्द होना चाहिए। सरकार थोड़ा धीरे धीरे चल रही नहीं, है, इसमें- अभी तो संशोधन कर रही है। इसमें वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात नहीं है, हाँ, इसमें नहीं, इसमें संशोधन करने की बात है कि वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्या हो,
वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन को क्लेम करता है तो उसको सबूत देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि उसके रेवेन्यू अभिजीत जी ने इसमें कहा कि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई ईमानदार कोशिश नहीं की। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार को एक बार, चूंकि ये सरकार ही कस्टोडियन है देश की, और मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो, सब इस देश के नागरिक हैं, तो सरकार को एक बार उनसे सीधा संवाद करना चाहिए और करके उनकी जो शंकाएं हैं या आशंकाएं हैं सर, अब सीधा संवाद किससे? अब जेपीसी से बड़ा क्या जेपीसी तो पुरस्कार? बड़ी नहीं, उससे पहले सारे प्रतिनिधि मंडल वो आ चुके हैं, जेपीसी के संवाद की सामने बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह प्रेजेंटेशन रहा दे हूं चुके आप हैं। ये कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि ये आपके फायदे का बिल है। इस बात को समझिए, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना अलग मुद्दा है, लेकिन क्या आप कन्विंस कर पाए हो इस बात को? ये तो साफ है कि नहीं कर पाए। इसमें कोई ये confusion कैसे साफ है? ऐसे तो तो खड़े हैं ना सब लोग, खड़े हुए हैं। यही सब लोगों के नुमाइंदे हो गए। किसके नुमाइंदे होंगे? आप चाहते हैं कि पूरा 1 करोड़ लोग सड़क पर आ जाए? मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप सर। ये 3 संगठन के सामने 6 संगठन सरकार दिखा सकती है कि हमारी दिखाई नहीं जेपीसी में आए थे, सकता। है ना, उन्होंने सरकार समर्थन के किया। पक्ष में लोगों सरकार ने को बयान करना दिया। चाहिए। नहीं, सरकार के पक्ष में और मैं प्रतिनिधि बताऊं, मंडल ने- नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं है आप जितना समझ रहे हैं। नीतीश कुमार की कोशिश क्या होगी? नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि टाला। कि ये बिल को जितना टाला जा सके, खासतौर से चुनाव तक, वो टाला जाए, क्योंकि वो इस सरकार से छोड़ना भी नहीं चाहते बीजेपी को। तो वो कोशिश यही कर सकते हैं कि वो वहां पर उसको सपोर्ट। तो नीतीश कुमार चुनाव के बाद तक टालना चाहेंगे। हाँ, मतलब उनके लिए तो वही है कि भाई वहां तक हो जाए, टाल लें, या फिर वो तय कर लेंगे कुछ की क्या करना है। लेकिन मुझे लग रहा है ये अगर इतना आसान काम नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे बिल पर। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। समीर अगर जी, नीतीश कुमार इस बिल के साथ में नहीं होते तो अभी केंद्र सरकार इसको पार्लियामेंट में लेकर भी नहीं आती और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा देती। नीतीश कुमार का खुला समर्थन, लल्लन सिंह का भाषण देखिए लोकसभा में क्या बोला है। लल्लन सिंह के इतने भाषण- फेवर में बोलने वाला भाषण अगर लल्लन सिंह दे रहे हैं, भाषण से तो नीतीश कुमार का एक भी बयान आया? नीतीश कुमार ने एक भी बयान दिया वंश सिंह के खिलाफ? तो जब महिला नीतीश कुमार का एक भी बयान आया है क्या? नीतीश कुमार के पार्टी के नेता का या नीतीश अच्छा, कुमार का नीतीश एक भी कुमार बयान ने आया है सपोर्ट नहीं किया किसके ना? खिलाफ में? ये तय है कि नीतीश कुमार इसके साथ में है। यही तो दुविधा का नहीं, वो सबूत है कि कुछ समर्थन बोल में नहीं है। रहे हैं। कि नीतीश कुमार नीतीश ने कुमार बोला ही इसके नहीं है ना। समर्थन में है और ये तय है कि नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार के पास आप कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे अब इससे ज्यादा क्या समझाएंगे किसी को? 370 पे समझा लिया क्या? 3 तलाक पे समझा लिया क्या? जब आपको समझना ही नहीं है। 370 और वक्फ बोर्ड का फर्क समझिए। 370 एक राज्य का मुद्दा था, उसको वो एक इमोशनल मुद्दा बना भले दिया गया हो, लेकिन वो एक राज्य का मुद्दा था। वक्फ बोर्ड पूरे देश का मुद्दा है। तो समझाने का मतलब ये है, ये नहीं कि समझाने का मतलब सरकार अपनी तरफ से तो देश का ये मुद्दा नहीं, एक समुदाय का बनाए। मुद्दा है। जैसे सरकार 3 ने तलाक तो किया ही 3 तलाक ना। बनाया, 3 तलाक में महिलाएं समर्थन में थी, उसका फायदा मिला सरकार को, उस पर कोई विरोध नहीं हुआ, ना कोई सड़क पर उतर समझाने का सीधा मतलब है सरकार डाइल्यूट करे अपना बिल, यही वो मांग है। कैसे हो सकता है? पाए। डाइल्यूट ना करे सरकार। अगर आप सरकार रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जा रही है, जो मुस्लिम बॉडीज हैं उनके पास जा रही है, मुस्लिमों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको शामिल करके जेपीसी कर रही है, उससे ज्यादा क्या हो सकता मैं है? नहीं कहता कि एक बात मैं बताऊं, ये sorry, कैसे हो कि ये- सकता है? सौरभ जी, परफेक्ट बिल बन गया है। नहीं, एक बात लेकिन बताऊंगा जेपीसी आपको। में जो अमेंडमेंट पास हुए वो उसने डाइल्यूट ही किया नहीं, ओरिजिनल बिल आप को। गलत हाँ, तरीके भाई, से बात opposition कर को रहे हैं। amendment में अभी शामिल जेपीसी हुआ। पर अच्छी बात आपने की कि जेपीसी हो रही है। जेपीसी में जो 11 मेंबर्स हैं, जो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं या नॉन एनडीए मेंबर्स हैं, उन सब लोगों ने जो संशोधन दिए हैं, उन संशोधनों को जेपीसी ने नहीं स्वीकार किया है। एक संशोधन नहीं स्वीकार एक संशोधन स्वीकार नहीं किया। फिर आप कह रहे हो कि नहीं उन्होंने बात मान ली, ये क्या बात हुई? एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया। 11 और 11 का मतलब 240 आपके पास अमित है, शाह ने लोकसभा में बोला 292 ना, आपके पास है। कि सारे संशोधन हम उसमें ले नहीं, लेंगे। नहीं, 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 मानना ना माना सरकार के ऊपर है। ऐड किया, मानो तो ऐड क्यों करना है, करेंगे? ऐड करना है। भाई तो फिर आप अगर वही कह रहे हैं जिसको समझाने का, आप उसका लॉजिक होगा ना। और आप सोचिए 40% आबादी को वो नुमाइंदगी कर रहा है अच्छा, अपोजिशन।